तीसरी कसम। तीसरी कसम कहानी की मूल संवेदना बताइए। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रस्तावना। तीसरी कसम कहानी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। आजादी मिलने पर देश में सर्वांगीण विकास के जो सपने देखे गए, उनमें पिछड़े क्षेत्र के सपने सबसे मनोरम थे। साहित्यकारों ने इन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर इन सपनों को एक विशेष शैली में प्रस्तुत किया, जिन्हें आंचलिक साहित्य कहा गया। हिंदी के साहित्यकारों ने इस संदर्भ में जो प्रयास किया वह परंपरागत भी था। बिहार के जनजीवन को केंद्र में रखकर लिखने वाले रेणु ने आम आदमी के जीवन संघर्ष के मध्य मानवीय संवेदना का सुंदर चित्रण किया है। इस कहानी की मूल संवेदना के कुछ प्रमुख संदर्भों का अवलोकन इस प्रकार किया जा सकता है। तो हमने सबसे पहले प्रस्तावना लिखा कि जो ये कहानी है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित है। इसमें क्या क्या चीजें बताई गई है इसके बारे में हमने लिख दिया। अब पहला पॉइंट है ग्रामीण परिवेश का यथार्थ। आजादी के लगभग 7 दशक पूरे होने तक यह मान्यता विखंडित नहीं हुई है कि भारत वस्तुतः गांव का ही देश था और आज भी है। वह मानव मूल्य जो आधुनिकता के प्रभाव से दम तोड़ते जा रहे हैं, वह आज भी गांव में जीवंत बने हुए हैं। प्रस्तुत कहानी में इसका चित्रण हुआ है। न केवल हीरामन के आचरण, बल्कि मेले में आए हुए उसके गांव के समस्त ग्रामवासियों के आचरण में देखा जा सकता है। अर्थात प्रस्तुत कहानी यह भी संकेत देती है कि यदि आज के गांव में अनुचित प्रवृत्तियां पनप रही हैं, तो इसके लिए ग्रामीण परिवेश या वहां के लोग नहीं, बल्कि आधुनिकता जन्य मानसिकता और उसके संबंधित लोग ही जिम्मेदार हैं। दूसरा पॉइंट है मानवीय संवेदना का यथार्थ। प्रस्तुत कहानी में संवेदनशीलता के सबसे प्रभावी संदर्भ हीरामन और हीराबाई के मध्य स्थापित हुए हैं। मात्र भाड़ा मानकर हीराबाई को अपनी बैलगाड़ी में बैठाकर उसके गंतव्य तक पहुंचाने वाला हीरामन धीरे धीरे उससे इतना घुल मिल जाता है कि वह उस पर पूरी तरह विश्वास करने लगती है। मीता सदृश संबोधन इसका प्रमाण माना जा सकता है। यही कारण है कि ग्रामीण संस्कार के बावजूद हीरामन उसके प्रति जिस आत्मीयता की अनुभूति करता है, उसे शब्दों की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। यह केवल अनुभूतिजन्य है, जिसके शुष्क होते ही हीरामन का संसार जैसे सहसा उजड़ जाता है और वह तीसरी कसम खाते हुए तत्काल गांव लौट पड़ता है। तीसरा पॉइंट है श्रम एवं निष्ठा का यथार्थ। प्रस्तुत कहानी में इस यथार्थ का प्रभावी चित्रण हुआ है। हीरामन या उसके अधिकांश सहयोगी बैलगाड़ी के माध्यम से अपनी जीविका चलाते हैं। सभी गरीब हैं, किंतु अपने पेशे के प्रति ईमानदार हैं। उल्लेखनीय है कि एक बार जब हीरामन अपने बैलों के साहस से सर्कस के शेर के पिंजरे को ढोता है, तब सभी गाड़ी वालों ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि उसने सभी गाड़ी वालों की लाज रख ली। चौथा पॉइंट है आधुनिकता का प्रभाव। प्रस्तुत कहानी में इसका सांकेतिक स्वरूप दृष्टिगत होता है। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछ जाना, नए नगरों या कस्बों का बसना या होटलों की स्थापना वे संदर्भ माने जा सकते हैं जो पुरातन भारत को आधुनिक भारत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि अधिकांश आंचलिक रचनाओं में विकास के इन्हीं संदर्भों की उपेक्षा दिखाना उनका मूल उद्देश्य रहा है। पांचवा पॉइंट है मानवीय प्रेम का यथार्थ। प्रस्तुत कहानी में इसका वह नैसर्गिक स्वरूप दर्शाया गया है जिसकी व्याख्या करने में मानव निर्मित शब्द शिथिल अशक्त पड़ जाते हैं। हीरामन और हीराबाई के मध्य स्थापित प्रेम केवल स्त्री पुरुष का प्रेम नहीं, सामान्य मानवीय प्रेम की नहीं, बल्कि प्रेम का वह स्वरूप है जिसकी सत्ता तो स्वीकार की जा सकती है, लेकिन जिसे सहज ही कोई विशेषण दे सकना संभव नहीं। अंत में हम लिखते हैं निष्कर्ष। यह कहानी संवेदना की दृष्टि से एक श्रेष्ठ कहानी कही जा सकती है। अपनी बहुआयामी मूल संवेदना के कारण यह केवल अप्रतिम बन गई है।